बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिकल सोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सर्किट की। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बैटरी, रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये अभी एक क्लोज सर्किट है और इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसको हम क्लोज सर्किट का नाम देते हैं। अगर हम ए और बी टर्मिनल्स में सर्किट ओपन कर दें, यानी ये जो कनेक्शन है ब्रेक कर दें, तो इसको हम ओपन सर्किट का नाम देंगे। अब ए और बी टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट हो जाएगी और यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। अगर इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर इधर से भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इधर से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फिर इस तरह ना वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा और ना वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा। अगर हम यहां ए और बी में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें तो वो मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग शो करेगा जो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगी। तो अभी ए और बी में जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हम शॉर्ट सर्किट को डिस्कस करते हैं। तो पहले याद रखो कि जो भी सर्किट ओपन होगा वहां रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी और करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा और वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। अगर फर्ज करो ये हमारे पास एक और सर्किट है जिसमें बैटरी और 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज में लगे हुए हैं और ये दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दें तो हम बोलेंगे ये जो R2 रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो गई है, यानी ए और बी टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब जब इधर बैटरी से करंट आएगा तो इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट पास नहीं करेगा, बल्कि वो ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ फॉलो करेगा। इस तरह से करंट का फ्लो होगा। अब क्योंकि R2 से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम R2 को यहां से डिलीट कर सकते हैं। अब ए और बी में जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जीरो हो जाएगी और क्योंकि यहां रेजिस्टेंस जीरो है तो यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप भी जीरो होगा। अगर हम ए और बी में कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो हमें जीरो वोल्टेज रीडिंग शो होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स। ऐसा डिवाइस जो किसी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स। मिसाल के तौर पे सेल या बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी दो तरह के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को डिस्कस करते हैं। वोल्टेज सोर्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को डिस्कस करते हैं। ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे और वो ड्रा होने वाले करंट पे डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। अ वोल्टेज सोर्स विच प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज टू अ सर्किट and independent of current drawn from it। ऐसा वोल्टेज सोर्स जो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे जिससे हम जितना मर्जी करंट ड्रा करें वोल्टेज पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स का नाम देंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स एक आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते। इसका सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं, इसमें ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। याद रखो आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है, जिसकी वजह से इस सोर्स के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप यहां पर ले लें कि फर्ज करो ये हमारे पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। तो बल्ब कनेक्ट करने से फर्ज करो ये करंट ड्रा कर रहा है I। अगर मैं एक और बल्ब को कनेक्ट कर दूं तो अब ये करंट ड्रा करेगा 2I। तो अगर एक बल्ब हो तो ये करंट ड्रा कर रहा है I
और अगर 2 बल्ब हो जाए तो ये करंट ड्रा कर रहा है 2i सोर्स से। लेकिन अगर 1 बल्ब हो या 2 बल्ब हो या 3 हो या 4 हो, इनका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर हम ज्यादा डिवाइसेस ऑन करते जाएंगे तो वो ज्यादा करंट ड्रा करेंगे और ज्यादा करंट ड्रा करने की वजह से वोल्टेज कम होता जाता है। अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो वोल्टेज है ये करंट पे डिपेंड नहीं करता और इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी करंट कम हो या करंट ज्यादा हो, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। A voltage source which do not provide constant voltage and depends upon current drawn in the circuit is called practical voltage source। अगर हम अपने घर में एक डिवाइस को ऑन करते हैं तो वोल्टेज की रीडिंग कुछ और होगी। अगर हम ज्यादा डिवाइसेस को ऑन करते जाएंगे तो ड्रा होने वाला करंट बढ़ता जाएगा और हम देखेंगे मेन सप्लाई पे जो वोल्टेज है उसकी रीडिंग कम होती जाएगी। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है ये वोल्टेज सोर्स और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। याद रखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होती। फर्ज करो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है जिसमें ये वोल्टेज सोर्स है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके साथ हमने ये एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस बल्ब में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस बल्ब को वो बराबर होगा सोर्स वोल्टेज माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये बल्ब यहां से ज्यादा करंट ड्रा करेगा तो करंट ज्यादा होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल भी ज्यादा ड्रॉप होगा, तो फिर आउटपुट वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा उतना आउटपुट वाला वोल्टेज कम होता जाएगा और इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी जो वोल्टेज है वो लीनियरली डिक्रीज करेगा विद द करंट। अगर हम ज्यादा करंट ड्रा करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा और अगर हम कम करंट ड्रा करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकली ये आइडियल बिहेवियर है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जैसे करंट ड्रान इंक्रीज होता जाता है वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल या वोल्टेज कम होता चला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नाम से पता चल रहा है करंट सोर्स ऐसा डिवाइस है जो करंट को सप्लाई करेगा। तो आइडियल करंट सोर्स ऐसा करंट सोर्स है जो हमेशा कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करे या लोड को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करे और वो इंडिपेंडेंट हो वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। टर्मिनल्स पे वोल्टेज जो मर्जी हो वो कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करे। तो ऐसे करंट सोर्स को हम आइडियल करंट सोर्स का नाम देंगे। आइडियल करंट सोर्स भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अगर इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसका सिंबल डिस्कस करते हैं। ये आइडियल करंट सोर्स का सिंबल है जिसमें एरो हमने लगा देंगे। एरो करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और याद रखो जो आइडियल करंट सोर्स है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होती है और आइडियल करंट सोर्स में आउटपुट करंट हमेशा सोर्स करंट के बराबर रहता है, बेशक टर्मिनल पे पोटेंशियल कम हो या टर्मिनल पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो ये हमारे पास एक आइडियल करंट सोर्स है जिसके साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया है। अगर ये R ज्यादा होगी तो इसके टर्मिनल पोटेंशियल भी ज्यादा होगा और अगर ये R कम होगी तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल भी कम होगा। लेकिन यहां से ये जो सोर्स है ये हमेशा कांस्टेंट करंट को सप्लाई करेगा। तो यहां पे अगर हम R बढ़ा देते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है, अगर हम R कम कर देते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाता है, लेकिन करंट का फ्लो कांस्टेंट रहता है। तो ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करें करंट और वोल्टेज के क्रॉस तो वोल्टेज या पोटेंशियल बढ़ने से या पोटेंशियल कम होने से करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अ करंट सोर्स विच कैन नॉट प्रोवाइड कांस्टेंट करंट टू द लोड एंड डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स। ऐसा सोर्स जो कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड ना कर सके,
बल्कि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे या वोल्टेज पे डिपेंड करे, तो ऐसे करंट सोर्स को हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स का नाम देंगे। याद रखो, जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट नहीं होती, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस लार्ज होती है मेगा ओम्स में, लेकिन इन्फिनिट नहीं होती। तो ये हमारे पास एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सिंबल बन जाएगा। अब इधर से जो करंट आ रहा है वो है सोर्स करंट, इसमें से कुछ करंट इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो करता है और जो बाकी करंट बचता है वो हमारा आउटपुट करंट होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाएगा तो आउटपुट करंट कम हो जाएगा, और अगर इंटरनल में कम करंट जाएगा तो आउटपुट करंट ज्यादा होगा। तो इस केस में जो आउटपुट करंट होगा वो बराबर होगा सोर्स करंट माइनस करंट थ्रू पैरेलल रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, इस पॉइंट की तरफ आने वाला करंट है IS और इससे अवे जाने वाला है IO प्लस IP, तो IS बराबर होगा IO प्लस IP, तो फिर IO बराबर होगा IS माइनस IP। याद रखो, इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो बराबर होगा V ओवर RP। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा आउटपुट वाला करंट कम होता जाएगा। अगर यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल कम है तो आउटपुट में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा है तो फिर आउटपुट का करंट कम हो जाएगा और ज्यादा करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल के जरिए हम इसको एलैबोरेट करते हैं। फर्ज करो ये एक करंट सोर्स है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उसके पैरेलल में एक्ट कर रही है, और ये हमने एक लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी है। फर्ज करो ये जो करंट सोर्स है ये 10 एम्पेयर करंट को सप्लाई कर रहा है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज वो भी 10 ओम है, और जो हमने लोड रेजिस्टेंस लगाई है वो भी फर्ज करो 10 ओम है। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इनमें करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इस पैरेलल रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और कुछ करंट लोड रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। तो करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक इस लोड रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट यानी आउटपुट करंट बराबर होगा, जिस रेजिस्टेंस का करंट हमने लेना होगा वो नहीं, दूसरे वाले रेजिस्टेंस को हम ऊपर रखेंगे, तो RP ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। ये है करंट डिवाइडर रूल। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 10 इंटू 10 100 ओवर 20, तो ये आ जाएगा 5 एम्पेयर। तो अब जो आउटपुट करंट होगा वो 5 एम्पेयर के बराबर है। तो आपने देखा सोर्स करंट 10 एम्पेयर है, लेकिन जो आउटपुट करंट है वो 5 एम्पेयर है। अब हम जरा देखते हैं कि इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है IR। तो अगर हम इस करंट को R से मल्टीप्लाई कर दें, करंट की वैल्यू है हमारे पास 5 एम्पेयर, और ये जो R है इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.3 R की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम। तो फिर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 5, तो आउटपुट पे जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा 50 वोल्ट। अब सपोज करो हमने ये RL की वैल्यू बढ़ा दी है, 10 की बजाय ये हमने कर दी है 20 ओम, और RP की वैल्यू वही है 10 ओम। अब इस रेजिस्टेंस में यानी आउटपुट करंट क्या होगा, तो हम इस रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, दैट इज 10 डिवाइड बाई इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, ये 10 ओम है ये 20 है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। तो टोटल करंट है हमारे पास 10, तो ये बन गया 100 ओवर 30, तो इसका आंसर आ गया तकरीबन 3.3 एम्पेयर। तो आपने देखा जैसे हमने लोड रेजिस्टेंस बढ़ाई आउटपुट में जाने वाला करंट कम हो गया। अब हम जरा टर्मिनल पोटेंशियल को चेक करते हैं क्या है। टर्मिनल पोटेंशियल बराबर होगा IR, इसमें से गुजरने वाला करंट है 3.3 और इसकी रेजिस्टेंस है 20, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे V इज इक्वल टू IR 3.3 इंटू 20, दैट इज 66 वोल्ट। तो आपने देखा यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल अगर बड़ा है तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो पहले से कम हो गया है। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ता है तो आउटपुट करंट कम होता जाता है, जैसे जैसे टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ता जाएगा आउटपुट करंट उतना कम होता जाएगा। तो अगर हम इसमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आइडियल करंट सोर्स में ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा करंट लीनियरली डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये जो करंट में डिक्रीज आएगा ये बराबर होगा V ओवर RP या V ओवर RL।
तो जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगा आउटपुट वाला करंट उतना कम होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।